नमस्कार। एपीएन के लोकप्रिय प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस प्रोग्राम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको दीवानी कानूनी या उपचार या फिर इसके साथ ही सिविल रिकवरी की बात बताएंगे और इस विषय पर तफसील से जानकारी देने के लिए कानूनी विशेषज्ञ बबीता झा जी हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं। बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बबीता जी आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप सीधे इस खास कार्यक्रम के जरिए लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं 0120612793 पर कॉल करके या फिर 0120612793 पर भी कॉल कर सकते हैं। दीवानी कानूनी या फिर साथ ही सिविल रिकवरी की आज हम बात करेंगे और इससे जुड़ी हुई जानकारी अगर आपको चाहिए, यानी कि धन वसूली से जुड़ी हुई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करिए। तो बबीता जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बबीता जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही है कि धन वसूली के लिए सूट कहां पर दाखिल किया जा सकता है? कहाँ पर का 3 आंसर है। एक तो किस कोर्ट में, और फिर जो किस प्लेस में, मतलब कोर्ट जो होगा कहाँ सिचुएटेड होगा। तो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन 2 होता है कि एरिया वाइज, और एक जो जितने अमाउंट है उसके वाइज होता है, उसको पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। तो एरिया जो है सिविल कोर्ट में डलेगा, अमाउंट पे डिपेंड करता है कि सिविल कोर्ट होगा, स्मॉल कोर्ट भी हो सकता है अगर 5,000 से कम है। हर स्टेट का अलग अलग जुरिस्डिक्शन है। तो इसके 3 चीज है, और ये हो गया पेक्यूनियरी का, सिविल कोर्ट में जाएगा। लेकिन किस एरिया में जाएगा, तो जिस एरिया में या तो डिफेंडेंट रहता है, मतलब जिससे पैसा रिकवर करना है वो रहता है, या जहाँ पैसे का लेन देन हुआ है। कई बार पैसे का ट्रांजेक्शन कई जगह पे होता है, जैसे बिजनेस है या छोटे छोटे अमाउंट लिए गए हैं, अलग अलग जगह पे लिए गए हैं। तो वहाँ पर इन सब में से किसी एक जगह पर का जो सिविल कोर्ट होगा वहाँ पर केस डलेगा, बशर्ते उस कोर्ट के पास इतने जितना अमाउंट है उतने रिकवरी का जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। उसको केस में डाला जा सकता है। जनरली 1 करोड़ तक का तो सिविल कोर्ट में ही आ जाता है। उससे ऊपर का जाता है, अगर बहुत अमाउंट ज्यादा 5 करोड़ से ज्यादा है तो तब हाई कोर्ट में जा सकता है। अदरवाइज अब तो उसको बढ़ा दिया है जुरिस्डिक्शन, तो 5 करोड़ तक भी आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। रिकवरी सूट की लिमिटेशन पीरियड क्या होता है सर, मैम? और साथ ही ये बताइए, यानी धन वसूली की कब तक इस पर सुनवाई संभव है, और ये अवधि के बाद अगर फिर सुनवाई करनी हो तो क्या आगे किया जा सकता है, उसका प्रोसीजर क्या है? लिमिटेशन 3 साल तक है जनरल। जो लिमिटेशन एक्ट हमारा बताता है कि जहाँ पर मनी रिकवरी है वहाँ 3 साल का आपको टाइम दिया जाता है, और इसके लिए उसको रिकवर करने के लिए लीगली। लेकिन ऐसा नहीं कि 3 साल का पीरियड बीत गया है तो आपका उसका राइट खत्म हो गया है। सपोज कि अगर किसी ने कहा कि मेरे पैसे किसी ने लिए 1 लाख, लेकिन 3 साल तक उसने नहीं दिए, अब मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगी। लेकिन कोर्ट के बाहर अगर उसने सेटलमेंट कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया, तो मुझे चलो 1 लाख के बदले 80,000 दे देगा, या मैं भी तैयार हो गई। उस सिचुएशन में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, क्योंकि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर सकती हूँ, लेकिन जो लिमिटेशन पीरियड था वो 3 साल ही था। यानी 3 साल के बाद रिकवरी का सूट नहीं डल सकता है, अदर सूट डल सकता है। अगर मतलब अमाउंट बना रहेगा, रिकवरी सूट नहीं डलेगा। तो इसके लिए जनरल कह सकते हैं 3 साल का टाइम पीरियड है जी। लेकिन मेरा राइट खत्म नहीं होता 3 साल के बाद। माना जाता है कि सिविल रिकवरी के मामले काफ़ी वक्त तक अदालतों में चलते रहते हैं, काफ़ी लंबा वक्त रहता है इसको सॉल्व होने में या इस मामले के निपटारे होने में। लेकिन इसमें ऑर्डर 37 के तहत जो प्रावधान है वो मामलों को तेज़ी से निपटाने में मदद करते हैं, इसके बारे में बताएं आप। जी क्योंकि केस में एक होता है कि दोनों पार्टी को पहले तो अपनी बात प्रूव करनी होती है। पहली पार्टी प्रूव करती है, फिर दूसरी करती है, फिर आर्गुमेंट वगैरह होता है, सारे एविडेंस दिए जाते हैं, विटनेसेस आते हैं, तो इसमें लंबा टाइम लग जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि केस इतना क्लियर होता है, फर्स्ट जो साइट में ही देखने पर लगता है कि हाँ अमाउंट कुछ रिकवर करने लायक है, तो कोर्ट को लगता है कि इस चीज को इतना लंबा क्यों खींचा जाए। इससे लॉ में 37 ऑर्डर का प्रोविजन है, जिसको सिंपल टर्म में कहते हैं समरी सूट, जिसको स्पीडी ट्रायल भी कह सकते हैं। इसमें क्या है कि कुछ चीजें, कुछ एस्टेट जो होता है नॉर्मल के, उसको यहाँ पर
डिलीट कर दिया गया है या कंपल्सरी नहीं किया गया है, यानी कि कोर्ट चाहे तो उसको छोड़ सकता है। तो ऐसे पहले तो है कि कौन से केस समरी ट्रायल हो सकते हैं, सारे रिकवरी नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी का स्ट्रॉन्ग एविडेंस है किसी के पास, और रिटर्न डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल नहीं है, कि इतने अमाउंट मैंने लिया है, जैसे किसी ने चेक दिया, कोई बिल है, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है जिसमें लिखा हुआ है, क्लियर अमाउंट होना चाहिए कि इतना अमाउंट देना है। सपोज कि अमाउंट अगर 2 लाख था, 2 लाख देना था, इसमें इंटरेस्ट होगा, इतना परसेंट होगा, तो वहां पर एक क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया, वो डिफर कर सकता है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है कि मेरा 2 लाख है और 2 लाख मैंने इसे लिया, मैं इसे दे दूंगा, तो अगर ये लिखा हुआ है तो प्रॉमिसरी नोट में किसी ने, तो कोर्ट को लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इस पर, जबकि हमारे पास एविडेंस है किसी के पास, तो अननेसेसरी टाइम बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए समरी ट्रायल का प्रोसीजर है कि वहां पर उस डॉक्यूमेंट्स को देख के कोर्ट कह सकता है कि चलो आप समरी ट्रायल में इसको कर लो। लेकिन यहाँ पर कोर्ट एक चीज और देखता है कि हो सकता है कि जो मेरे पास प्रॉमिसरी नोट है, सपोज कि मैंने पहले उसे लोन लिया हो और लोन के रिकवरी वापस देने के चक्कर में वो प्रॉमिसरी नोट बना हो, या ऐसे कुछ सिचुएशन हो सकते हैं जो कि प्राइमरी फेस ही नहीं देखा जा सकता है। जी। तो इसलिए डिफेंडेंट को ये टाइम दिया जाता है कि अगर वो चाहे तो बता सकता है कि मेरे पास कुछ और भी है दिखाने के लिए, तो मुझे दिया जाए, एज ए डिफेंस से मुझे डिफेंस का राइट दिया जाए। नॉर्मल लाइफ में ये राइट होता है, यहाँ पर उसको मांगना पड़ता है, लीव टू डिफेंड कहते हैं उसको। ये समरी प्रोसीजर होता है जहाँ पर शॉर्ट में केस किया जाता है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो तो। मैम, चेक के जरिए धन की रिकवरी के मामलों में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या एनआईए के तहत भी क्या कार्रवाई संभव है, इसके बारे में बताएं। जी। लेकिन ये एनआईए एक्ट जो है, पर्पस उसका भी स्पीडी ट्रायल ही है, क्योंकि चेक के थ्रू लेन देन बढ़ रहे हैं और इससे जो रिलेटेड था ऑफेंसेस थे, ऑफेंस कह सकते हैं, केसेस जो बढ़ रहे थे, इसका नेचर तो सिविल है, लेकिन इसको क्रिमिनल बनाया गया, इसीलिए कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया जाए। तो एनआई अगर कोई चेक देता है वो डिजॉन हो जाता है, कुछ कंडीशन है कि अगर चेक अमाउंट फिक्स है, चेक डिजॉन हो गया है, तो ये देखे लीगल नोटिस दिया जा चुका है, ऐसे कुछ कंडीशन फुलफिल होता है, तो वो चेक बाउंस का केस डाल सकता है एनआई एक्ट 138 में। लेकिन सपोज उसके लिए टाइम फिक्स है, जैसे आप 30 डेज के अंदर देना पड़ेगा ये नोटिस, लीगल नोटिस, 15 डेज के अंदर उसको पैसे रिटर्न करना चाहिए वगैरह वगैरह। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता और ये टाइम लिमिटेशन एक्सीड कर जाता है, तब यहाँ पे एनआई नहीं एप्लीकेबल होगा, तब उस कंडीशन में जाया जा सकता है समरी सूट में, सॉरी ये रिकवरी सूट में। तो रिकवरी सूट में वहाँ पर जो नॉर्मल प्रोसीजर होगा वो फॉलो होगा, वहाँ पर ये 15 और 30 डेज का नहीं लगेगा। डिफरेंस ये है कि जैसे एनआई एक्ट में जेल तक हो सकता है, 2 साल जेल, और डबल अमाउंट, जितना 1 लाख अमाउंट है 2 लाख तक हो जाएगा, ऐसे जो भी अमाउंट है उसका डबल तक पेमेंट मिल सकता है। लेकिन जेल का प्रोविजन जनरली रिकवरी सूट में नहीं होता है। तब होगा कोर्ट को ऑर्डर कर देती है, कोई पार्टी नहीं माने तब जेल दिया जा सकता है, अदरवाइज सिविल केस में जेल नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। क्या बैंक वगैरह भी जो सिविल रिकवरी को धन वसूली या लोन वसूली का जरिया बन सकता है? हाँ, बैंक अब कोर्ट के थ्रू कर सकता है। इसमें जो एक अलग से कोर्ट है जिसको डीआरटी बोलते हैं, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, उसमें होता है कि अगर 10,000 से ज्यादा के अमाउंट है तो वहाँ पर जा सकता है रिकवरी के लिए। वो ट्राइब्यूनल बना है इसीलिए कि ज्यादा लेंदी नहीं हो प्रोसेस, जल्दी हो जाए। वहाँ पर जो इसी टाइप के केस ही होते हैं, जब कोई लोन दिया गया है उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, तो वहाँ से रिकवर हो सकता है। लेकिन कुछ कंडीशन में अगर वहाँ जाने के लायक नहीं है तो सिविल सूट फाइल किया जा सकता है, नॉर्मल जैसे केसेस होते हैं वैसे किया जा सकता है। सर्विस एक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है और इसके तहत कर्जदार को क्या अधिकार मिलते हैं? जी, कर्ज एक्चुअली ये एक्ट बनाया 2002 में बनाया गया था। इससे बनाया गया था कि जैसे कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो लोन देते हैं लोगों को, उसकी रिकवरी जो करते थे उससे रिलेटेड बहुत ही मतलब कोई रूल नहीं था, बड़ा अनरूली तरीके से हो रहा था। और कई बार वो प्रेशराइज करते थे, गुंडों का भी यूज करते थे लोन रिकवर करने के लिए, यहाँ तक इसलिए कई सुसाइड भी किए गए।
तो इसलिए उसको एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह बनाया गया कि रेगुलेशन दिया किया गया कि ये बॉडी आप अपने लेवल पर, क्योंकि हर केस अगर कोर्ट के थ्रू ही होने लगे तो मुश्किल हो जाए, केस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और लेंदी प्रोसेस होगा। इसलिए कहा गया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक जो है उनको ये राइट दिया गया इस एक्ट के तहत कि हाँ आप अपने जो है लोन अपने आप कुछ कंडीशन में रिकवर कर सकते हो। जब नहीं होगा तो फिर वहाँ कोर्ट है ही, लेकिन उन पर कुछ कंडीशन भी लगाया गया कि जैसे कुछ टाइम कभी भी आपके एजेंट नहीं पहुंच सकते हैं, 8 बजे से 7 शाम 6 बजे तक का टाइम है कि दिन टाइम में कि रीजनेबल टाइम में रीजनेबल तरीके से जा सकते हो, फिजिकल फोर्स में यूज कर सकते हो, ऐसे नहीं कि मार्केट के लोन नहीं ले सकते हो। तो कुछ गाइडलाइन बनाया गया है कि इसके कंडीशन को फुलफिल करते हुए आप अपने जो है अपने लेवल पे लोन रिकवर कर लीजिए। लेकिन लोन रिकवर के लिए टॉर्चर करना, अपमानित करना, किसी को अननेसेसरी परेशान करना, अनटाइमली और टाइम पे और तरीके से जाना, ये सब मना कर दिया गया है। तो ये राइट दिए गए हैं जो लोन लेने वाले हैं उनको। ठीक है। धन वसूली के लिए कानूनी नोटिस का क्या रहता है, ये कितने दिन पहले होता है, क्या इसका प्रोसीजर रहता है? जी, कानूनी नोटिस जनरली हम कहते हैं लीगल नोटिस, उसका मतलब ये होता है कि एक लीगल लास्ट वार्निंग टाइप का, और एक क्लियर रूप से ये बताया जाता है कि आपने मेरे इतने पैसे लिए हैं, मतलब आपको देना है, लिए नहीं है आपको, इस मुझे देना है और वो पैसे आप इतने दिन के अंदर आप मुझे दे दीजिए, अदरवाइज मैं कोर्ट में जाऊंगा। तो इस जैसे किसी भी लोन को लेने से पहले इसको देने का होता है कि आपको जितना कुछ सब कुछ फैक्ट वगैरह बता के उसको ये एक लास्ट वार्निंग दी जाती है कि अब आप मुझे दे दीजिए, अदरवाइज मैं जाऊंगा। पहले जो भी लेन देन हुआ रहता है उसके बाद ये फाइनल चेतावनी है एक तरह से, तो ये दिया जाता है एडवोकेट के थ्रू। तो मीन्स एक प्री लीगल वार्निंग इसको समझ सकते हैं। तो जनरली ऐसे और केसेस में भी हैं क्रिमिनल छोड़ के, लेकिन रिकवरी सूट में ये देना चाहिए। और जैसे कि कुछ में तो लीगल मैंडेटरी है, 138 का जो चेक बाउंस होता है वो रिकवरी सूट नहीं है, लेकिन उसमें तो ये मैंडेटरी है कि देना ही पड़ेगा आपको, टाइम लिमिट होता है। लेकिन रिकवरी सूट में भी देना चाहिए, वो कोर्ट में प्रेजेंट होता है ये जो लीगल नोटिस होता है। इसका मतलब होता है कि हमने कोर्ट में जाने से पहले अपने लेवल पर वसूली के पूरे प्रयास कर लिए हैं, इसलिए लीगल नोटिस का साक्ष्य। उसमें क्या क्या मेंशन होता है नोटिस में? मेंशन जो होता है तो पहले तो स्टार्टिंग में होता है जो देने वाले का और जो लेने वाले हैं, पाने वाले हैं, दोनों के नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह। फिर एडवोकेट कौन दे रहा है उसका नाम, पता, कॉन्टेक्ट नंबर। उसके बाद पूरा फैक्ट होता है बिल्कुल क्लियर करते शब्दों में कि आपने मुझसे ऐसे लिया था, यह ट्रांजेक्शन हुआ था। उसके बाद होता है कि मैंने आपसे मांगा, इतने बार मांगा, ऐसे ऐसे आपने अवॉइड किया या दे के नहीं दिया। लास्ट में होता है कि मुझे इतना अमाउंट दीजिए, और फिर सबसे लास्ट में होता है कि इसका टाइम पीरियड दिया जाता है। टाइम पीरियड देना भी नेसेसरी है, जरूरी है कि आप मुझे 1 महीने के अंदर, 15-30 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर इतने अमाउंट रिटर्न कर दीजिए, अदरवाइज मैं कोर्ट में जाऊंगा। ये भी क्लियर मेंशन करना होता है कि मैं जो कोर्ट का प्रोसीडिंग है, जो लीगल राइट मुझे मिले हैं उसे मैं अवेल करूंगा। ये आपको वार्निंग के रूप में दी जाती है, इसको भी लिखना चाहिए, उसमें लिखा जाता है, ये जरूरी चीजें हैं, ये फैक्ट। जी, फ्रेंडली लोन की रिकवरी के लिए लीगल नोटिस क्या होता है? इसका भी सेम लगभग प्रोसेस है कि अगर आपने लोन लिया है इसका भी प्रोसेस ऐसे ही होगा, उसके लिए भी ऐसे ही, क्योंकि फ्रेंडली लोन कई बार होता है कि हमारे पास प्रूफ भी नहीं होते। हाँ, अगर प्रूफ है तो वो भी लीगल नोटिस में भी दिया जाता है कि हमने छोटे छोटे अमाउंट कैश करके भी दे देते हैं, कई बार एक साथ दिया जाता है, कई बार बड़े बड़े दिए जाते हैं। जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन का तो हम रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन फ्रेंडली लोन का नहीं भी रखते हैं। ऐसे में जो लीगल नोटिस और भी जरूरी हो जाता है चीजों को एक तरह से समराइज करने के लिए, उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए भी, और कोर्ट को भी बताने के लिए कि हमने पहले ट्राई कर लिया है। तो लीगल नोटिस में जो भी फैक्ट दिए जाते हैं, जो भी लिखने का तरीका होगा सेम होता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन हो, रेंट का रिकवरी हो या किसी भी तरह का रिकवरी हो, फ्रेंडली लोन में भी यही होगा। लेकिन क्योंकि इसका नेचर ऐसा है तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा मैंडेटरी होता है ये करना। मैंडेटरी है कि ये दिया जाना चाहिए अगर फ्रेंडली लोन है तो, क्योंकि इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं कहीं रखा जाता है। जी, ठीक है। पैसा देने का सबूत तो है, और केस कितना मजबूत होता है उससे, अगर पैसे देने का सबूत है तो? जी, अगर सबूत हो तो नॉर्मल केस में भी अगर सबूत है तो अच्छा ही होता है, कोर्ट क्योंकि सबूत को ही देखती है। लेकिन अगर पैसे रिकवरी के मामले हैं तो वहाँ पर एक फायदा ये होता है कि आप उसके पास अगर स्ट्रॉन्ग सबूत है तो आप 37 के जो समरी सूट है वहाँ भी जा सकते हैं, तो इससे केस थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है।
और जी। कोर्ट को भी ये डिसाइड करना इजी रहता है कि आपका रिकवरेबल अमाउंट है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर एक चीज है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, हमारे पास सपोज कि बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, कोई एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है या चेक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैंने कोर्ट को ये जो भी हमारे पास एविडेंस है कोर्ट को दे दिया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमेशा ही गवाही से होता है, उस ओरल एविडेंस से बेटर माना जाता है। तो हमने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को दे दिया। फिर कोर्ट को लगा कि चलो इसके फेवर में इसको पैसे लेना है, लेकिन डिफेंडेंट आकर कुछ और बोलता है, कोई और स्टोरी सुनाता है, तो फिर अगर नॉर्मल केस है तो उसको भी कहा जाएगा कि आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स लाओ। अगर समरी सूट है तो यही काम डिफेंडेंट इसको करेगा, कोर्ट के लिए टू डिफेंड लेके करेगा। और कोर्ट को लगेगा कि अगर इस समरी सूट में नहीं है या पैसे का अमाउंट डिस्प्यूटेड है, ऐसा है तो उसको कन्वर्ट कर देगा नॉर्मल सूट में। अदरवाइज समरी सूट में उसको डिसाइड कर लिया जाएगा। अगर डिफेंड का कोई और क्लेम है तो वो काउंटर क्लेम डालेगा, वो इसमें डिसाइड नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका बबीता झा जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।